So hey everyone, welcome back to my channel and I am back with a new video which is about block number 5 MEG2 ब्रिटिश ड्रामा। और जो ब्लॉक नंबर 5 में आपको प्ले दे रखा है वो है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मेन आते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड डिपिक्ट द इवोल्यूशन ऑफ हीरो, एलैबोरेट। अब क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया? इवैल्यूएशन, आपको इवैल्यूएशन देना है किसका? ऑफ द हीरो। तो इस प्ले को जब आपने पढ़ा था तब आपने देखा कि जो क्रिस्टी महन है उसका जो कैरेक्टर है उसमें किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज़ का प्रोग्रेस होना। तो इसके कैरेक्टर में कैसे प्रोग्रेस हुआ, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब वो अपीयर होता है, जब वो उस गांव में जाता है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है? मीक एंड माइल्ड सा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। इवन जो शॉन होता है वो क्या बोलता है कि उसने इसकी जो आवाज़ थी, क्रिस्टी की जो आवाज़ थी वो पिट में से सुनी थी जब वो गड्ढे में गिरा होता है, एक डॉग की तरह वो बोल रहा था या फिर दर्द में करा रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो एक फेक स्टोरी सुनाता है। उसके बाद जो गांव की जो लड़कियां होती हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसको लोग कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ हीरो ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ब्रेवरी है, इसने बहुत बड़ा काम किया है, अपने फादर को इसने मार दिया है। तो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रेव है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो उसी चीज़ों को प्रूफ करता रहता है। वो एक गेम होता है जब गांव में, उसी में पार्टिसिपेट भी करता है विलेज के गेम में, और वो जीत भी जाता है। तो क्या है, वो धीरे धीरे लोगों का दिल जीत रहा था और एज अ हीरो बन रहा था। स्टार्टिंग में उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों ने उसे ये रियलाइज़ करवाया कि हाँ उसके अंदर ये चीज़ें हैं, लोगों ने उसे प्रेस करना स्टार्ट किया, उसके अंदर ईगो आ गया। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ईगो आ गया, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और क्या हुआ लास्ट में, आप देखते हो कि जब वो चीज़ें बढ़ती रहती है, लास्ट में जब उसके फादर अपीयर हो जाते हैं रियल में, जिसको उन्होंने मारा, उसने मारा नहीं होता है, सिर्फ एक कहानी बनाई होती है उसने कि उसने ऐसा कर दिया है। तो जो उसकी स्टोरी टेलिंग है उसको बता रखा है। और धीरे धीरे लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो एक एज अ हीरो दिखा रखा है। तो स्टार्टिंग से एंड तक का जो उसका कैरेक्टर है, ऑल दो उसके फादर अपीयर हो गए, उसके बाद भी क्या हुआ, लोगों ने उसे टाई कर दिया, उसे बांधा, उसने दोबारा से अपने फादर को हिट किया, लेकिन उसके फादर फिर से बच गए। और लास्ट में क्या हुआ, वो वहाँ से कैसे गया, एज अ हीरो वो वहाँ से उस गाँव से चला गया। तो क्या रहा कि उसका जो एक कैरेक्टर का इवोल्यूशन था हीरो का, आपको वो शो करना है। एज अ बोलते ना ज़ीरो से हीरो तक, वैसे ही स्टोरी है उसकी कि ज़ीरो था, लोगों ने उसे इम्पोर्टेंस देनी शुरू करी, इम्पोर्टेंस की बात किया, वो हीरो बन गया। तो आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज अ एक्स्ट्रावेजेंट कॉमेडी। अब इसमें आपको कॉमेडी बतानी है कि ये जो प्ले है ये किस तरीके से एक बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग, एक्स्ट्रावेजेंट होता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई कोई चीज़, तो ये एक वैसी कॉमेडी है। तो इसमें आपको कॉमेडी बतानी है, जैसे कि डार्क कॉमेडी है ये। डार्क कॉमेडी में क्या होता है, कोई भी जो इवेंट होता है, मर्डर है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, तो पहले दिखाई जाती है और लास्ट में उसे सॉल्व आउट कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें है, वो बोलता है कि उसने अपने फादर को मार दिया है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसके फादर अपीयर हो जाते हैं। तो क्या हुआ, जो चीज़ें उसने प्लॉट बनाया था वो सडनली से फ्लिप हो गया और चीज़ें दोबारा से कवर हो गई कि नहीं, उसके जो फादर है वो जिंदा है। तो इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको बताना है चेंज द कंसेप्ट ऑफ कॉमेडी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें भी आपको वही दिखा रखा है कि कॉमेडी को प्रूव करना है कि जो प्ले है किस तरीके से कॉमेडी है और किस तरीके से इसने पुरानी जो चीज़ें थी, पुराना जो पैटर्न था उसको चेंज कर दिया है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में। तो इसमें आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि ये कॉमेडी या फिर जो पहले की कॉमेडीज़ हैं, जैसे कि मिडसमर नाइट ड्रीम है या फिर बाकी जो कॉमेडीज़ उस पहले टाइम पे लिखी जाती थी, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शादी होगी, शादी में हैप्पली आफ्टर की लाइफ दिखा देंगे कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ और लास्ट में सब कुछ सेटल डाउन हो गया। इसमें चीज़ें अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि ये डार्क कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ अ प्ले अबाउट रिबेलियन। अब रिबेलियन और इसके जो नीचे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या बोला गया है, जो कि डिज़ायर रखता है टू रिबेल अगेंस्ट अ ट्रेडिशन। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो सेम ही है, उनका आंसर भी सेम ही होंगे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज मोल्ड हो रखी है। अब रिबेल किसके अगेंस्ट में किया जा रहा है? हो सकता है कि ये रिबेल कर रहा है जो उनका ट्रेडिशन था, जैसे कि इसने सेकंड क्वेश्चन में बोल दिया अगेंस्ट ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में भी क्या है, जैसे कि उसने बोला कि उसकी फादर की उसकी बनती नहीं है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। वो उसे जिस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने सन को, वो नहीं पसंद है। तो क्या है, ये रिबेल कर रहा है ट्रेडिशन के टूवर्ड्स में, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसके अगेंस्ट में रिबेल कर रहा है। स्टोरी टेलिंग के थ्रू वो क्या कर रहा है, अपनी एक नई चीज़ क्रिएट कर रहा है जो वो चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और वो
वो जो उसकी डिज़ायर है वो क्या शो कर रही है, उसका रिबेलियन शो कर रही है टुवर्ड्स द ट्रेडिशन, जो पहले से चला आ रहा है कि जो फादर है वो सुपीरियर है, वो कुछ भी करेंगे तो वो सब कुछ सिर्फ एक ही पर्सन है। क्यों? क्योंकि एक फादर है। तो आपको वो चीज़ इसमें शो करनी है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है रिबेलियन किस चीज़ का, कि जो कॉमेडी इसकी कॉमेडी है, इसकी कॉमेडी का जो कंसेप्ट है वो पहले की कॉमेडी के कंसेप्ट से अलग है। तो आप इसमें दोनों चीज़ें रिलेट करके लिख सकते हो आराम से। और अब इसके बाद हम इसी में कर लेंगे ब्लॉक नंबर 6। ब्लॉक नंबर 6 में क्या है, पेगमिलियन है। पेगमिलियन क्या है, बर्नार्ड शॉ का एक वर्क है। तो इसमें क्या बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कमेंट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ रोमांस एंड द कॉमेडी इन द पेगमिलियन। पेगमिलियन में रोमांस एंड कॉमेडी के आपको एलिमेंट्स को शो करना है, जहाँ जहाँ पर कॉमेडी शो कर रखी है, जहाँ जहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ रोमांस शो कर रखा है। पेगमिलियन जब आपने पढ़ा था तब आपने देखा होगा कि इसमें एलिजा जो डोलिटल है, शी इज़ द मेन कैरेक्टर। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बिल्डअप करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कमेंट करना है द वर्बल कॉमेडी। देखिए, जब भी कोई एक प्ले होता है या फिर ड्रामा होता है, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसका एक कोई ना कोई पर्टिकुलर जॉनरा होता है। हो सकता है वो ट्रेजेडी हो सकता है वो रोमांटिक ट्रेजेडी हो, या फिर वो एक कॉमेडी हो। तो जब आप कोई भी एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, कोई भी एक प्ले ड्रामा कुछ भी प्रिपेयर करते हैं, एक नॉवल प्रिपेयर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके जॉनरा को प्रिपेयर करिए कि वो किस जॉनरा से बिलोंग करती है। जब आपने उस चीज़ को एक तरीके से बना लिया, अपने माइंड में एक माइंडसेट कर लिया कि हाँ ये जो वर्क है ये एक कॉमेडी है, जैसे कि इसमें पेगमिलियन एक कॉमेडी है, वर्बल कॉमेडी है। वर्बल कॉमेडी क्यों है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ कर रखी है बर्नार्ड शॉ ने वो बहुत डिफरेंट है। जैसे उन्होंने कोंकणी लैंग्वेज यूज़ कर रखी, जिस तरीके से एलिजा डोलिटल बोलती है वो कॉमेडी को इवोक करती है, ह्यूमर को इवोक करती है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये जो प्ले है वो किस जॉनरा में लिखा गया है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड्स को मोल्ड कर सकते हो। अगर ये एक ट्रेजेडी हो गई तो आप अपने आंसर में कहीं ना कहीं सिंपैथी को शो करेंगे, लेकिन अगर ये कॉमेडी है तो आप उसमें लाफ्टर इवोक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है क्लास कॉन्फ्लिक्ट में। क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई अमीर है कोई गरीब है, तो उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपको वो दिखाने हैं। जैसे कि इसमें आपने देखा होगा जो पेगमिलियन वर्क है उसमें आपने देखा होगा कि जो दो अलग अलग क्लासेस हैं उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट शो कर रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताना है क्लास और जेंडर का कॉन्फ्लिक्ट। सेम ही क्वेश्चन है, आपको क्लास और जेंडर दिखाना है। जेंडर में क्या है, जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है, वीमेन को अलग ट्रीट कर रहे हैं, मैन को अलग ट्रीट कर रहे हैं, तो आप वो शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैरेक्टर के ऊपर बताना है आपको, एलिजा डोलिटल के कैरेक्टर के ऊपर कमेंट करना है। सबसे इजी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट करना, किसी कैरेक्टर के ऊपर। अब सबसे पहली बात तो यही है कि अगर वही लड़की, अगर एलिजा का कैरेक्टर ना होता तो ये प्ले एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। जैसे कि मैंने किसी पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि जब भी कोई कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ये सोचना है, अगर ये कैरेक्टर यहाँ नहीं होता, इस प्ले इस ड्रामा में नहीं होता, तो ये प्ले या ड्रामा किस तरीके से होता, किस तरीके से एग्जिस्ट करता। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर मैं इस लाइफ में इस दुनिया में नहीं होती तो चीज़ें कितनी डिफरेंट होती। हो सकता है मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे घर में कुछ चीज़ें अलग होती, तो जो चीज़ें नहीं होती मैं उसके हिसाब से बता सकती हूँ कि मेरे होने से वो चीज़ें हैं, मेरे होने से वो चीज़ें हो रही हैं, तो वो है मेरी इंपॉर्टेंस। तो उसी तरीके से एक कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस होता है किसी भी वर्क में, कि अगर वो कैरेक्टर नहीं होता तो सबसे पहली बात तो प्लॉट डेवलप नहीं होता, और अगर प्लॉट डेवलप नहीं होता, कोई ऐसा एक्शन नहीं होता जिसके बाद हो सकता है उसका कोई नेक्स्ट एक्शन स्टार्ट हो सकता है कोई ट्रेजेडी स्टार्ट हो सकता है उसके बाद जो लाफ्टर है वो इवोक हो। अगर वही नहीं होगा तो वो चीज़ें भी नहीं होंगी। तो ये होता है उसका मेन मुद्दा कि कोई भी कैरेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से कॉमिक कन्वेंशन बताना है। आप कॉमिक कॉमेडी कुछ भी बोल लीजिए, ये सारे कन्वेंशन आपको बताने हैं पेगमिलियन के अंदर। अब 7 है, 7 ब्लॉक में क्या था, मर्डर इन द कैथेड्रल। ये चीज़ ऐसी है, ये जो प्ले है ऐसा है कि आपको स्किप ही नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके आंसर बहुत ईजी होते हैं और वही कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बताना है, रोल ऑफ द कोरस। अब कोरस कौन होते हैं, जिस टाइम पे प्ले लिखा गया था, मर्डर इन द कैथेड्रल जिस टाइम पे लिखा गया था, एलियट ने लिखा था, तो उस टाइम पे जो कोरस है वो क्या करते थे, ऐसे कुछ लोग होते थे जो कि सीनियर सिटीजन्स होते थे और मेनली वो वुमेन होती थी। तो वो जो कोरस है वो एक तरीके से इम्पेंडिंग इवेंट्स को बताती हैं, जैसे कि वो बोल रही होती हैं कि थॉमस बेकेट आने वाला है और ये आएगा तो ये इम्पेंडिंग हो सकता है। जो पहले की
जो फाइट थी वो रिज्यूम हो सकती है, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हो सकता है। तो कोरस का रोल यही होता है कि जो चीज़ें हमें नहीं पता होती वो उस चीज़ का बैकग्राउंड हमें देते हैं, एक तरीके से बैकग्राउंड देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी है, प्लस वो हमें बताते रहते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। तो ये तो है इसका, इसमें इम्पॉर्टेंस क्या है मर्डर इन द कैथेड्रल में। सेकेंड है आपको लिखना है थॉमस बेकेट जो है एज ए मार्टियर। अब मार्टियर क्या होता है, वो एक ऐसा पर्सन जो अपने बिलीव्स के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। तो जो लोग मैट्रियार बन जाते हैं वो सेंट बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको बताना है कि जो थॉमस बेकेट है वो एक मैट्रियार कैसे है, क्योंकि उसने खुद उस चीज़ को चूज़ किया। जब उसे बोला गया कि तुम चर्च से भाग जाओ, छुप जाओ, जब जो प्रीस्ट है उसे बोलते हैं तो वो मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? कि उसने अपनी चॉइस बना ली है और अगर यही गॉड की विल है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो एक तरीके से बेवकूफ़ी है अगर आपको पता है कि वो आपको मारने आ रहे हैं और अगर स्टिल आप वहीं पे खड़े हो, तो आपको ये चीज़ें इसमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है 4 टेम्पटर्स के बारे में जो कि आके बेकेट को टेम्प्ट करते हैं, इनके नेचर को। तो ये जो 4 टेम्पटर आते हैं ये कहीं ना कहीं जो थॉमस बेकेट की जो इनर कॉन्शियसनेस होती है उसी को शो करते हैं। एक ऐसी उसकी डिज़ायर जो उसने इतने सालों में सोची होती है, जब वो एग्जाइल में होता है, बाहर फ्रांस में होता है, इंग्लैंड से एक्साइल कर दिया गया होता है। तो ये अलग अलग टेम्पटर क्या बोलते हैं कि तुम्हें अपनी जो पावर है उसे रिज्यूम कर लेना चाहिए, तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है उसे रिज्यूम कर लेना चाहिए, या फिर तुम्हें एक अलग से अपना राज्य बना लेना चाहिए, एक पावर क्रिएट कर लेनी चाहिए। और फोर्थ वाला तो क्या बोलता है कि तुम्हें अपने बिलीव्स के लिए सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, जो कि मार्टियर को ही शो करती है, कहीं ना कहीं मार्टारडम को ही शो करती है। तो वो चीज़ें क्या है, वो 4 ऐसे टेम्पटेशन है जो बेकेट ऑलरेडी उन्हें कन्फर्ट कर रहा था पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको बताना है नोशन ऑफ मार्टारडम एंड टेम्पटेशन विद द रेफरेंस ऑफ मॉडर्न टाइम इन एलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल। इसमें आपको क्या बताना है, टेम्पटेशन सेम क्वेश्चन नंबर 2 है और मार्टारडम जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, 2 और 3 जो क्वेश्चन नंबर है सेम कंबाइन होकर क्वेश्चन नंबर 4 बन चुका है। दोनों को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, मार्टारडम का कंसेप्ट और टेम्पटेशन का कंसेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको बताना है मार्टारडम का फिर से आइडिया ऑफ मार्टारडम कि हाँ उसने जानबूझ के अपने आप को सेक्रीफाइस किया था ताकि वो सेंट बन जाए, क्योंकि अगर वो सेंट बन जाएगा तो फिर लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। और फोर्थ टेम्पटर ने क्या बोला था कि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो तुम्हें ग्लोरीफाई कर देगी, और जो हिस्ट्री के लोग हैं, जो लोग यहाँ पे अभी ज़िंदा हैं, ये जितने भी लोग हैं ये क्या करेंगे, जिन्होंने तुम्हारा मर्डर किया है उन सब चीज़ों को इरेज कर देंगे। तो एक तरीके से वो ख़त्म हो जाएंगे, तुम जिंदा रहोगे हमेशा। जो उसने मार्टारडम चूज़ किया था वो भी कहीं ना कहीं वही रिफ्लेक्ट करता है कि आपने अपने बिलीव्स के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, नाउ यू आर ए सेंट। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है सिग्निफिकेंस ऑफ द 4th टेम्पटेशन। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो 4 टेम्पटर आते हैं, स्टार्टिंग के तीनों से अलग अलग चीज़ बताते हैं कि तुम्हारी जो फ्रेंडशिप थी किंग के साथ उसे रिज्यूम कर लो। एक बोलता है कि तुम अपनी पावर को दोबारा से रिज्यूम कर लो क्योंकि पावर में रहकर तुम लोगों की मदद कर पाओगे। एक बोलता है कि तुम किंग को छोड़ के मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों अलाइन करके क्या करेंगे, एक नई तरीके से लोगों को गवर्न करना शुरू करेंगे। और फोर्थ आके उसे बोलता है कि तुम मार्टारडम को चूज़ कर लो, सेक्रीफाइस कर दो, अपने आप को सेक्रीफाइस करो ताकि जो हिस्ट्री है वो तुम्हें ग्लोरीफाई करे और तुम्हारे जो अपोजिट के लोग हैं उन सबको इरेज कर दे। तो आपको ये बताना है कि वो जो 4th था वो टेम्पटेशन तो था, लेकिन उसने उसी चीज़ को मान भी लिया। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी 8 और 9 के ऊपर। MEG 2 है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे MEG 3 को। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।